ठाकुर बायो क्लासेज में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सेल। यह बिल्कुल बेसिक चैप्टर है। अगर ये चैप्टर आप नहीं समझ पाते हैं तो समझिए कि बायोलॉजी समझने में बहुत कठिनाई होगी, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है बायो का, सेल, कोशिका। तो आइए आज हम लोग उसी को समझने जा रहे हैं। सेल, इसको हम लोग कोशिका कहते हैं। और ये सेल जो बना है वह एक लैटिन वर्ड सेलुला से बना है, जिसका अर्थ होता है लिटिल रूम, यानी कि छोटा कमरा। अब ये छोटा कमरा का क्या मतलब है, इसको समझने से पहले एक एग्जाम्पल पर हम समझते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि एक बिल्डिंग है, उसमें हजारों ईंट लगे हुए हैं। उसमें का अगर एक ईंट ले लिया जाए तो उसे आप कोशिका समझ सकते हैं। जैसे अगर एक ब्रिक्स उसमें का लिया जाए तो वह सेल के जैसा है, क्योंकि हजारों इसमें ब्रिक्स बने लगे तब जाकर के ये बिल्डिंग्स बना, भवन बना। उसी तरह से हजारों इसमें सेल लगे, ये कोशिका इसको हम लोग कहते हैं। तो कई कोशिकाएं मिली तो ऊतक बना, कई ऊतक मिले तो अंग बना, कई अंग मिले तो अंगतंत्र बना, और कई अंगतंत्र मिले तो जीव बना। बहुत सारे सेल मिले तो टिश्यूज बने, बहुत सारे टिश्यू मिले तो अंग बने, ऑर्गन बने, और बहुत सारे ऑर्गन मिले तो ऑर्गेनल बने, और बहुत सारे ऑर्गेनल मिले तो जीव बने। तो आप देख सकते हैं कि एक जीव यहाँ है और उसकी जो सबसे छोटी यूनिट है वह सेल है, कोशिका है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जीवन की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। अब ये जीवन की सबसे छोटी इकाई तो है ही, साथ ही यह संरचनात्मक भी है, यह क्रियात्मक भी है, और यह आनुवंशिक भी है। अब मैं आपको बताता हूं कि यह कैसे संरचनात्मक है। जैसे कि अभी आपने देखा कि सेल से ऊतक बना, ऊतक से अंग बना, अंग से अंगतंत्र बना, अंगतंत्र से जीव बना। तो संरचना तो जो भी बन रहा है उसका मूल रूप कोशिका ही है। यानी कि कोई भी संरचना हमारे शरीर का बने, मुंह बने, नाक बने, हाथ बने, कान बने, कुछ भी बन रहा है तो वह उसका मूल रूप कोशिका से ही बन रहा है। वह कोशिका का ही मॉडिफाइड, कोशिका का ही डेवलप्ड एक रूप है, और इसलिए वो संरचनात्मक है। क्रियात्मक इसलिए है कि अभी जैसे मैं हाथ से लिख रहा हूं तो आप कहिएगा कि हाथ काम कर रहा है, लेकिन अगर इसको गहराई से आप सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाथ काम तो कर रहा है, लेकिन हाथ किससे बना है? तो कोशिका से बना है। तो निश्चित रूप से कौन काम कर रहा है? तो कोशिका कर रहा है, इसलिए यह क्रियात्मक भी है। अब बात आती है कि आनुवंशिक इकाई कैसे है। जो पूर्वजों के गुण हैं वह वंशजों में जाते हैं। तो पूर्वजों के गुण जो वंशजों में जाते हैं वह कोशिका के माध्यम से ही जाते हैं, जेनेटिक मटेरियल के थ्रू जाते हैं। तो इसलिए यह आनुवंशिक इकाई भी है। अर्थात जीवन की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। यह संरचनात्मक इकाई है, यह क्रियात्मक इकाई है, यह आनुवंशिक इकाई है। ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। इट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट, इट इज द फंक्शनल यूनिट, एंड इट इज ऑल्सो हेरिडिटरी यूनिट। तो आज हम लोगों ने देखा कि कोशिका हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई है। अब हम बात करेंगे इसके शेप एंड
साइज पर कि इसका शेप क्या फिक्स होता है, इसकी साइज क्या फिक्स होती है? बिल्कुल नहीं। इसके शेप और साइज अलग अलग प्रकार के होते हैं, डिफरेंट प्रकार के होते हैं। अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार का होगा, अलग अलग साइज का होगा, अलग अलग शेप का होगा। बल्कि हम ये कहें कि एक ही जीव क्यों न हो, उसके भी विभिन्न अंगों में इसके शेप और इसके साइज अलग अलग होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर हम बात करें हाथी की और चूहा की, दो अलग अलग जीव हैं, तो हाथी के शरीर की कोशिकाएं और चूहा के शरीर की कोशिकाएं बिल्कुल डिफरेंट होंगी। उसी तरह से ये तो अलग अलग जीव हुए तो कोशिकाएं अलग अलग हो गई। लेकिन अगर हम हाथी के ही विभिन्न अंगों की बात करें, अब हम एक ही जीव ले रहे हैं हाथी, और उसके विभिन्न अंगों की बात करें, अगर हम इसके मुंह की बात करें, नाक की बात करें, कान की बात करें, जनन अंगों की बात करें, तो आप देखेंगे क्या कि इसके अंगों में भी बहुत सारी विभिन्नता है। मुंह की कोशिकाएं नाक की कोशिकाओं से अलग है, नाक की कोशिकाएं जनन अंगों की कोशिकाओं से अलग है। तो एक ही जीव के विभिन्न अंगों की कोशिकाएं भी भिन्न भिन्न होती हैं, और अलग अलग अगर जीव है तो उसकी कोशिकाएं भी अलग अलग होती हैं। अब बात करते हैं साइज के आधार पर, तो साइज भी इसके बहुत छोटे भी होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि अगर सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो माइक्रोप्लाज्मा जो होती है वो सबसे छोटी कोशिका होती है। अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो ऑस्ट्रिच का अंडा जो होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा, वो सबसे बड़ी कोशिका की होती है। अब अगर ये तो अलग अलग जीव की बात हो गई, अगर हम बात करें कि मनुष्य में ही अनेक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, तो मनुष्य की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है, और इसकी साइज करीब करीब 1 मीटर की होती है। अगर हम मनुष्य की ही बात सबसे छोटी कोशिका की करें तो आरबीसी है, और इसकी साइज जो है वो आपको करीब करीब 7 माइक्रोमीटर के आसपास होती है। तो मैं आपको बताऊं कि एक ही जीव में उसके साइज भी डिफरेंट हो जा रहे हैं और उसके शेप भी डिफरेंट हो जा रहे हैं। अलग अलग जीवों में भी उसके साइज और उसके शेप डिफरेंट हो जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि कोशिका के भाग कौन कौन से हैं। कोशिका के भाग को समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो जीव 2 प्रकार के होंगे, एक होता है एक कोशिकीय और दूसरा होता है बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, अर्थात यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और दूसरा होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन होगा? ऐसे जीव जिसके शरीर का निर्माण एक ही कोशिका से हुआ है, ओनली 1 सेल से वो फॉर्म हुआ है, तो वह एक कोशिकीय होगा। ऐसे जीव जिसके शरीर का निर्माण अनेक प्रकार की कोशिकाओं से बना है, वो बहुकोशिकीय जीव होगा। लेकिन ये कहने में तो हम लोग समझ जाते हैं, लेकिन इसको हम लोग व्यवहारिक ज्ञान के रूप में कैसे प्राप्त करेंगे, तो मैं आपको बताता हूं कि जो बहुकोशिकीय जीव हैं इनमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन ऑफ लेबर होता है, अर्थात इसमें श्रम का विभाजन होता है। श्रम का विभाजन होता है। श्रम का विभाजन क्या है? जैसे अलग अलग अंग अलग अलग कार्य के लिए जब बने हों, जैसे हम लोगों में अगर मनुष्य में हम बात करें तो हम लोग मल्टीसेलुलर हैं। तो मल्टीसेलुलर क्यों हैं? क्योंकि हमारे शरीर में अलग अलग टाइप की कोशिकाएं जो हैं, अलग अलग अंग जो हैं, वो अलग अलग कार्य को परफॉर्म करते हैं।
अगर जैसे मान लीजिए कि हमको देखना है तो उसके लिए आँख की कोशिकाएं हैं, सुनना है तो कान की कोशिकाएं हैं। उसी तरह से अगर अगर हमको कुछ चबाना है तो मुंह की कोशिकाएं हैं, दांत की कोशिकाएं हैं। अगर कुछ हमारे शरीर से निकलना है तो उसके लिए स्किन की कोशिकाएं हैं, त्वचा की कोशिकाएं हैं। अगर कुछ सोचने समझने की शक्ति है तो उसके लिए हमारे पास संवेदी कोशिकाएं हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि वो डिपेंड करता है कि उसमें श्रम विभाजन है कि नहीं है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में श्रम विभाजन होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आँख की कोशिकाएं अगर किसी कारण से नष्ट हो जाएं तो वह काम कान की कोशिकाएं कर लेंगी, नहीं। श्रम विभाजन है, आपको बांटा गया कि देखने का काम आपको है तो आप देख लीजिए। आपका काम अगर आप नष्ट हो जाते हैं तो आपका काम कोई नहीं करने वाला है। लेकिन एक कोशिकीय जीव में क्या है कि वे सारे कार्य को परफॉर्म एक ही कोशिका से करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि अमीबा है, वह अपने उसी झिल्ली से भोजन को पकड़ लेता है जिसको स्यूडोपोडिया कहते हैं, कुटपाद। और जब भोजन डाइजेस्ट हो जाता है वहीं झिल्ली टूटती है, शरीर से बाहर, वेस्ट बाहर हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जीवों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं जब सारे परफॉर्म कर देती हैं, जब सारे फंक्शन को पूरा कर देती हैं, जैसे न्यूट्रिशन है, रेस्पायरेशन है, एक्सक्रिएशन है, या फिर ट्रांसपीरेशन है, आपको ट्रांसपोर्ट है, ये सारे काम आप जब एक ही प्रकार की कोशिकाओं से अगर कर लेते हैं तो यह एक कोशिकीय जीवों की पहचान है। और अगर अनेक कोशिकाएं इस कार्य के लिए लगी हुई हैं, अलग अलग काम के लिए अलग अलग कोशिकाएं अगर लगी हुई हैं तो इसे हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो कोशिकाएं हमारी होती हैं या कोशिका के भाग कितने होते हैं। कोशिका के भाग, तो देखिए कोशिका के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। इसका सबसे बाहरी भाग, बीच का भाग और सबसे आंतरिक भाग। आउटर मोस्ट पार्ट, इनर मोस्ट पार्ट और मिडिल पार्ट, 3 पार्ट हुए। तो इस 3 पार्ट में अगर जो इसका आउटर मोस्ट पार्ट है, जो इसकी सबसे बाहरी आवरण होती है, वो या तो पादप कोशिका अगर होगी तो वह कोशिका भित्ति कहलाएगी, कोशिका भित्ति कहलाएगी। और अगर जंतु कोशिका होगी तब हम उसे सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो देखिए जो सबसे, जैसे मान लीजिए कि ये कोई सेल है, तो इस सेल का जो सबसे बाहरी भाग है उसको हम लोग, अगर यह पादप कोशिका है तो सबसे जो बाहरी भाग है इसको हम लोग कोशिका भित्ति कहेंगे। ये कोशिका भित्ति है। और इसके बाद की जो परत होगी पादप कोशिका में वह कोशिका झिल्ली होगी। और इसके बाद उसमें कोशिका द्रव्य होंगे, ये सब द्रव्य होगा, इसमें कोशिका द्रव्य होगा। और इस कोशिका द्रव्य में बहुत सारी रचनाएं होती हैं। उनमें से कुछ रचनाएं जो होती हैं वह मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल होता है, और कुछ रचनाएं जो होती हैं वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होती है। तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग जो समझ रहे हैं वो पादप कोशिका में कौन कौन सी रचनाएं उसके पार्ट में होती हैं। सबसे बाहर इसकी कोशिका भित्ति होगी, उसके बाद कोशिका झिल्ली होगी, उसके बाद कोशिका द्रव्य होगा, ये कोशिका द्रव्य है। और सबसे जो अंदर इसका होगा वो न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस होता है यानी केंद्रक होता है,
हालांकि पादप कोशिका में केंद्रक साइड में थोड़ी लग जाती है, वो हम आपको डिटेल जब आएंगे तो बताएंगे, लेकिन अभी जो बात हम कर रहे हैं वो केवल समझने के लिए कर रहे हैं। और अगर हम जंतु कोशिका की बात करें तो इसका सबसे जो बाहरी भाग है वो होगा कोशिका झिल्ली, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और जो सबसे अंदर का भाग होगा इसे हम लोग केंद्रक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और जो ये बीच का भाग देख रहे हैं जिसमें बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स और नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होंगे, झिल्ली युक्त और झिल्ली रहित जो इसमें संरचनाएं होती हैं, इसको हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो आपको यही बात समझ लेना है। अर्थात मैं आपको बताऊं तो न्यूक्लियस, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका में दोनों में होना है। कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, यह पादप कोशिका में भी होगी, जंतु कोशिका में भी होगी। बस एक और स्ट्रक्चर पादप कोशिका में होगी जो जंतु कोशिका में नहीं होगी। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, सेल वाल होता है, यह जंतु कोशिका में नहीं होता है। अब मैं आपको बताऊं कि यह कोशिका जो भित्ति होती है वो अलग अलग जीवों में अलग अलग चीज़ों से बनी होती है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये नॉन लिविंग होती है, निर्जीव पदार्थों की बनी होती है, और यह पारगम्य होती है। उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम ये समझ लेते हैं कि किस जीव में किस प्रकार की पादप कोशिका होती है। तो अगर हम पेड़ पौधे की बात करें, अगर हम प्लांट की बात करें, पादप की बात करें, तो उसकी कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। अगर हम एल्गी की बात करें तो इसकी कोशिका जो होती है वह पॉलीसैकराइड्स की बनी होती है। और अगर हम फंगी की बात करें, कवक की बात करें, तो जो इसकी कोशिका भित्ति होती है यह काइटिन की बनी होती है, काइटिन। और यदि हम बात करें प्लांट, एल्गी, फंगी, और अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया में भी सेल वाल होता है, तो ये बनी होती है पेप्टिडॉग लाइकेन, पेप्टिडॉग लाइकेन की बनी होती है। तो देख लीजिए एक बार, जो पेड़ पौधे की कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती है, जो शैवाल की कोशिका भित्ति होती है वह पॉलीसैकराइड्स यानी कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का है, उससे बनी होती है। सेलुलोज भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। और जो फंगी की कोशिकाएं होती है, फंगी को हम लोग नॉन ग्रीन प्लांट भी कहते हैं, यानी इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, ग्रीन पिगमेंट नहीं होता है, इसलिए यह नॉन ग्रीन कहलाता है। और प्लांट इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें सेल वाल होता है। जिसमें भी कोशिका भित्ति होती है, जिसकी कोशिका में किस कोशिका भित्ति पाई जाती है, उसे हम लोग प्लांट की ही श्रेणी में रखते हैं। तो इसमें फंगी में पाया जाता है, पर वह काइटिन का बना होता है। और जो बैक्टीरिया के सेल वाल होते हैं वो पेप्टिडॉग लाइकेन के बने होते हैं। तो ये था कि कोशिकाओं की कोशिका भित्ति जो होती है वो किस किस पदार्थों से मिलकर बनती है। ये नॉन लिविंग होता है, कोशिकाओं की कोशिका भित्ति जो होती है ये नॉन लिविंग होती है, और साथ साथ पारगम्य होती है, पारगम्य होती है यानी परमिएबल यह होती है। अब देखिए पारगम्य का मतलब क्या होता है। जैसे झिल्ली जो होती है, यह झिल्ली, कुछ झिल्ली पारगम्य होती है, कुछ झिल्ली अपारगम्य होती है, कुछ झिल्ली
अर्धपारगम्य होती है, यानी सेमी परमिएबल अर्धपारगम्य, पारगम्य परमिएबल और अपारगम्य यानी अपरमिएबल। अब पारगम्य का मतलब क्या हुआ कि ऐसी झिल्ली जिसके आर पार हर तरह के पदार्थ आ जा सकें उसे हम लोग परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। और अगर किसी झिल्ली के आर पार कोई प्रकार के पदार्थ नहीं आए जाएं तो उसको हम लोग अपरमिएबल यानी कि अपारगम्य झिल्ली कहते हैं। और अगर कुछ चीज़ें, कुछ सेलेक्टिव चीज़ें उसके अंदर जाए और कुछ चीज़ें नहीं जाए तो उसको हम लोग अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। जैसे आप कोई गिलास लीजिए और उस गिलास के ऊपर एक पॉलीथीन बांध दीजिए, उस पर पानी डालिए, पानी का बूंद गिलास में नहीं जाएगा, तो वह झिल्ली जो आपने गिलास के ऊपर बांधा पॉलीथीन का, वो कैसी झिल्ली है? अपारगम्य झिल्ली है, उसके आर पर कुछ भी नहीं जा रहा है। लेकिन बहुत ऐसी झिल्लियाँ होती हैं, जैसे सूती कपड़ा है, तो उस तरह का अगर चीज़ आप डालिए और कोई चीज़ आप उस पर गिराइए तो कुछ चीज़ें होंगी जो उसके आर पार पहुंच जाएंगी, कुछ चीज़ें आर पार नहीं पहुंचेगी। तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि झिल्ली होती है कुछ अपारगम्य, कुछ पारगम्य, कुछ अर्धपारगम्य। जिसके आर पार सभी चीज़ें चली जाए वो पारगम्य झिल्ली होती है। जिसके आर पार सब कोई भी चीज़ नहीं जाए वो अपारगम्य होती है। और जिसके आर पार कुछ चीज़ें जाएं, कुछ चीज़ें नहीं जाएं, तो उसको हम लोग अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो जो हमारी कोशिका भित्ति होती है, पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति, यह यह पारगम्य होती है, यानी हर तरह के चीज़ इसके आर पार जा सकते हैं। अब चूँकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, इसलिए मैं इसका जो अगला पार्ट है वो पार्ट 2 में, इसमें ज़्यादा पार्ट आएंगे, लगभग 10-12 पार्ट कोशिका में आएंगे। बहुत लंबा चैप्टर है और एक बार जब आपने इस पर अपना कंसेप्ट बैठा लिया तो फिर बायोलॉजी बहुत नज़दीक आपके पास होगा। तो इसलिए इसमें बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं। आज मैं पहला पार्ट कंप्लीट किया हूँ, जिसमें सेल वाल तक हम लोग देखे। सेल वाल के बाद की प्रक्रिया आपको अगले पार्ट में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।